टेंथ क्लास बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं डेट इज़ अक्रेंस ऑफ मेटल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स हमें कहाँ से मिलती हैं। बेसिकली ज़्यादातर जितनी भी मेटल्स हैं वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के बीच में जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। तो जो आउटर सरफेस है अर्थ का, उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। उसमें आपको किसी न किसी फॉर्म के अंदर, और जो है प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलती हैं, बट किसी न किसी मिक्स फॉर्म या कंपाउंड के अंदर जो है मेटल प्रेजेंट रहती हैं। बट यहाँ से अगर हमें मेटल्स निकालनी है, प्योर फॉर्म में निकालनी है, ऑब्टेन करनी है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले तो मेटल्स जिस फॉर्म में अगर अवेलेबल हैं तो उसको हम बोलेंगे, उस प्रोडक्ट को, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिनरल्स। बट कुछ ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल, क्योंकि हर तरह के मिनरल में से आप मेटल एक्सट्रैक्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बट जिन मिनरल्स में से आप आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। तो अब ओर्स में से मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं, वो प्रोसेसेस हम थोड़े से पढ़ेंगे आप अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आपके पास ओर मिल जाता है तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना होता है कि मेटल की एनरिचमेंट करनी है। एनरिचमेंट किस तरह से करते हैं कि जैसे आपने किसी खदान में से जो है मेटल का जो ओर है वो उसको बाहर निकाला है, उसके अंदर मिट्टी भी होगी और जो है कई तरह के मटेरियल्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस जो उसके अंदर फालतू के मटेरियल्स हैं जिसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, मिट्टी वगैरह जो होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको बाहर निकालने के बाद जो आपके पास बचेगा मटेरियल, उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ मेटल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सपोज़ करो कि 10 किलो आपने कोई खान में से कोई चीज़ निकाल ली है, कंपाउंड जिसमें मिक्स है, उसमें से मिट्टी वगैरह निकालने के बाद अगर 8 किलो या 4 किलो 6 किलो आपके पास वो मेटल बच जाती है, तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट। यानी कि उस जो बचा हुआ, साफ़ करने के बाद बचा हुआ मटेरियल है, उसमें मेटल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपको आगे जो है उसको फिर से एक्सट्रैक्ट करने की जो डिफरेंट प्रोसेस करने पड़ते हैं। बस उसमें एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि हमने 3 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया हुआ है अलग अलग मेटल्स को। जो पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने पढ़ी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली जो मेटल्स जो हैं ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल्स जो हैं कि हाईली रिएक्टिव हैं, ये प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलती हैं। तो इनको अगर आप प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस जैसे प्रोसेस जो हैं उनको हम फॉलो करते हैं। अगर आप मिडल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास आयरन, लेड, कॉपर और जिंक मेटल्स आ जाती हैं। तो इनके कार्बोनेट या फिर सल्फाइड जो हैं वो आपको क्रस्ट में मिल जाते हैं। तो इनको हीट करने के बाद जो है आपको मेटल जो है प्योर फॉर्म में मिल सकती है। इसके बाद अगर आप सिल्वर गोल्ड की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे आती हैं। तो मोस्टली इस तरह की जो मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिविटीज़ वाली हैं, तो उनके जो है प्योर फॉर्म में मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपके पास एक ये फ़्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें अलग अलग मेटल्स का प्रोसेस बताया है। जैसे ओर को पहले तो कंसनट्रेट, जिसको मैंने बोला था कि एनरिचमेंट करते हैं, उसके बाद हाई रिएक्टिविटी अगर आपके पास मेटल्स हैं तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस जैसे प्रोसेस से प्योर करेंगे। अगर आपके पास मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं तो उसमें कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड और होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस के साथ उनको जो है उसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद आपको प्योर फॉर्म में जो है मेटल मिलती। इसी तरह से लो रिएक्टिविटी अगर आपके पास मेटल की है तो उसके सल्फाइड और अगर आपके पास हैं, या फिर उसको रोस्टिंग करने के ऊपर ही आपको जो है प्योर फॉर्म में जो है मेटल अवेलेबल होती है। तो इसी फ़्लो चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप जो है अगले नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि एनरिचमेंट ऑफ मेटल, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, सैंड या सॉइल या इस तरह का जो मटेरियल्स हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं
और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। और जो डस्ट पार्टिकल या सैंड सॉइल उसमें से बाहर निकलती है उसको हम गैंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हम सबसे पहले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्शन जो है, तीनों प्रोसेस जो मैंने बोला है कि लो रिएक्टिविटी के लिए अलग होगा, मिडल रिएक्टिविटी के लिए अलग होगा और हाई रिएक्टिविटी के लिए अलग से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इन द एक्टिविटी सीरीज़। तो यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ एग्जांपल जो दे रखी है वो दी हुई है मरकरी की। तो HGS जो है कि मरकरी का जो ओर है, तो इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में गर्म भी करते हो, क्योंकि मरकरी की जो रिएक्टिविटी है काफ़ी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देंगे और मरकरी का जो ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो मरकरी का ऑक्साइड होगा उसको फिर से दोबारा और थोड़ा गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन भी उसमें से निकल जाएगी और मरकरी जो है आपको लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मिल जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर लो एक्टिविटी की जो मेटल हैं उनको हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाती है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज़ में, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, जैसे जिंक की एग्जांपल दी हुई है। तो जिंक सल्फाइड को अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो इसको जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। हमने ऊपर पढ़ा था कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये दो प्रोसेसेस हैं। तो रोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। और कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है उसमें हम उसी ओर को हीट करेंगे बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स दे रखी हैं, इनको आप नोट करो। रोस्टिंग में आप जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है हीट कर रहे हो, बट कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो बट वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस सिचुएशन में जिंक ऑक्साइड बन जाएगी और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब दोनों ही प्रोसेस में चाहे आपके पास जिंक का सल्फेट हो चाहे जिंक का कार्बोनेट हो, तो हीट करने पर एक प्रोसेस रोस्टिंग है, दूसरा प्रोसेस जो है कैल्सिनेशन है, आपके पास जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो इस जिंक ऑक्साइड को अगर आप रिड्यूस करते हो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की, तो हम यहाँ पर कार्बन जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बन के साथ अगर आप इसको हीट करते हो तो इस प्रोसेस में जिंक अलग से निकल जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रोसेस से आप जिंक को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये आपके पास एक प्रोसेस है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपने कार्बन या किसी ऐसे एजेंट जो है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही इसको हीट करना है। तो इसके लिए आप एक और प्रोसेस यूज़ कर सकते हो जिसको हम कहते हैं कि लो रिएक्टिविटी सीरीज़ का कोई एलिमेंट है, तो आप उसके साथ इसको ट्रीट करवा के भी जो है ऑब्टेन कर सकते हो मेटल को। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पर आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करवाया हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि एल्युमिनियम की एक्टिविटी ज़्यादा है और मैग्नीज की कम है, तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीज को जो है डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी सिचुएशन में आपको मैग्नीज अलग से मिल जाएगी और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपके पास जो है वो बच जाएगा पीछे। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप जो है मेटल का जो ऑक्साइड है उसको अलग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके हम सोडियम की बात सबसे पहले आ जाएगी। सोडियम काफ़ी एक्टिव है। तो इस तरह की अगर आपके पास मटेरियल है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें से हम सोडियम को अलग करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोल देंगे, सोल्यूशन बना देंगे उसका। और इस प्रोसेस में हम जो है इलेक्ट्रोड्स दो डाल देंगे उस सोल्यूशन के अंदर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल देंगे। तो जो सोडियम होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसके पास जो है क्लोरीन गैस जो है वो बाहर बन के निकलना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अगर आपका जो मेटल जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो
हाई रिएक्टिव है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। नेक्स्ट आगे जो हम बात करेंगे वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अलग से ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्योंकि हमने ऊपर जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं उसमें मेटल एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट 100% प्योर मेटल नहीं है हमारे पास ऑब्टेन होती है, मिलती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको जो है फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसेस के साथ जो है हमें जो मेटल मिलेगी वो 100% प्योर फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जो एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है उसमें हम कॉपर को प्योर कर रहे हैं। तो बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। तो इम्प्योर मेटल जो है, इम्प्योर कॉपर की जो रॉड है उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ हम प्योर कॉपर की जो रॉड है उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा कैथोड और एनोड के बीच में, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉपर के आयंस हैं वो टूटकर जो है वो एनोड से टूटकर कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में अगर जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड जो कि एनोड के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है, तो सिर्फ जो आयंस हैं, जो कॉपर के आयंस हैं, वही आपके कैथोड की तरफ जाएंगे। और अगर उसके बीच में कोई किसी भी तरह की इम्प्योरिटी है या कोई दूसरा कोई मटेरियल उसके अंदर है, तो वो कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शो किया हुआ है इम्प्योरिटीज़ या फिर जिसको हम कहते हैं एनोड मड। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के साथ जो है हमें 100% प्योर मेटल जो है वो मिल जाती है। तो एक ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद ये अलग अलग हमने जो प्रोसेस पढ़ लिए हैं अभी, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं कुछ इसके साथ रिलेटेड वो अपनी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।